नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। कांग्रेस कार्यसमिति यानी CWC की बैठक में वंदे मातरम को लेकर पार्टी का रुख साफ कर दिया। बैठक में कई नेताओं ने 1937 के प्रस्ताव को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम का सिर्फ शुरुआती 2 पैरा ही गाएगी। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वही प्रस्ताव है जिसे 1937 में महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद और रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह से पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। तो उधर बीजेपी हमलावर है। उसका आरोप है कि कांग्रेस 90 साल पुरानी गलती फिर से दोहरा रही है और पार्टी नई मुस्लिम लीग बनती जा रही है। यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वंदे मातरम को लेकर जारी है। पहले सुनिए जरा कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, उसके बाद आज की चर्चा भी शुरू करें। 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही में ही गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर डालो। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। क्या वंदे मातरम की हम लोग सब जानते हैं, उसमें क्या बात है, क्या विवाद है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीतलाम सस्य से आमलाम, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं गा पाओगे, बीजेपी वाले नहीं गा पाते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीतलाम, तो हम भी तो गाते हैं। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है। वंदे मातरम विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बयान दिया। कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया है। शाह ने कहा कांग्रेस का फैसला हैरान करने वाला फैसला है। ये बहुत बड़ी बात कही गई। कांग्रेस का फैसला तुष्टीकरण की नीति, ये भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, ये शाह की तरफ से कहा गया। दरअसल अभी वंदे मातरम को लेकर एक कानून सामने लाया गया जिसके तहत ये विवाद अब शुरू हो गया है। सुनिए जरा। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी। अब वक्त है आज के मुख्य सवालों का। एक एक कर सभी सवालों पर नजर डालेंगे। सबसे पहला आज का मुख्य सवाल रहेगा, कांग्रेस को पूरा वंदे मातरम के गायन से दिक्कत क्यों है? सबसे बड़ा सवाल, इसी को लेकर फैसला लिया गया। क्या कांग्रेस 90 साल बाद भी जिन्ना को खुश करने में जुटी है? यह भी बहुत बड़ा सवाल। क्या कांग्रेस जिन्ना समर्थकों के वोट की खातिर विरोध कर रही है, यानी तुष्टीकरण कहा जा सकता है? क्या कांग्रेस को नेहरू से ज्यादा जिन्ना की फिक्र सता रही है? यह भी सवाल। भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि से कांग्रेस को परेशानी क्या है? ये सवाल, कुछ अहम सवाल, मुख्य सवाल आज भी डिबेट में डिस्कस किए जाएंगे। उसके साथ साथ इन सवालों के जवाब कांग्रेस से भी और सत्ता पक्ष से भी लिए जाएंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये देश से जुड़ा हुआ विषय है। एक समय जब वंदे मातरम को पूरे देश की एकजुटता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, वही आज का समय जब इस पर विरोध हो रहा है। तो अब 2 पक्ष जो है वो आपस में विरोध जो है वो कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। पक्ष कह रहा है कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गई है और आज भी जिन्ना को खुश करने में लगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी
इसको कह रही है कि ये देश विरोधी कदम उठाया गया। मैं सीधे अपने मेहमानों का रुख करना चाहूंगा। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत सर आपका। और साथ साथ एडवोकेट मोहम्मद उस्मान जी हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, वो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत है उस्मान साहब और शुक्रिया आपने समय दिया हमारे साथ जुड़े। शुरुआत में करूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, शैलेंद्र प्रताप जी आपसे शुरुआत करूंगा। सर, कांग्रेस का कहना है और कांग्रेस का यह फैसला है कि जो 1937 में प्रस्ताव रखा गया या उस पर जो फैसला लिया गया, हम उसी के तहत मात्र और मात्र 2 छंद ही गाएंगे, 2 स्टैंजा ही गाएंगे, उसके अलावा हम नहीं गाएंगे, क्योंकि नेहरू जी की सहमति से वो प्रस्ताव आया, गांधी जी उसमें थे, गांधी जी की सलाह थी, सुभाष चंद्र बोस जी की सलाह थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की सलाह थी, उसके बाद ही इस फैसले को रखा गया था और कांग्रेस अभी भी उसी पर अड़ी हुई है। कांग्रेस का यह मानना है कि क्या बीजेपी अब इन तमाम लोगों से ऊपर हो गई है जिन्होंने इस देश की आजादी में सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ी भूमिका निभाई है? आपको और आपको सभी नमस्कार, जो हमारे पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार जी। 1937 का शायद जो अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का और शायद उनकी जो CWC वर्किंग कमेटी थी उसको उन्होंने अडॉप्ट किया था। ये है 1937 के बाद जो कांग्रेस आज स्टैंड ले रही है। साहब जो बात हो उसमें आवाज नहीं आ रही उधर से। अभी आप करेंगे सर। दूसरा जो है 24 जनवरी 1950, जब इस देश ने 1950 में भी जो है 26 को जनवरी को संविधान को लागू किया था, संविधान का अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को बराबर संरक्षण दिया था, प्रोटेक्शन दिया था। तो ये देश जो है संविधान से बड़ा नहीं है। सन 1950 में जिस दिन संविधान लागू हो गया तो उससे बड़ा कुछ नहीं है, न गीता है, न कुरान है, न बाइबल है। जितने ग्रंथ हैं, जिनके पर्सनल लॉज हैं, वो सब उसके अंदर, उसके नीचे, उसी के मताहत उनको अधिकार मिले हुए हैं। आज मैं आपसे बताता हूं कि जो राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है, और जो भी इस सेशन में जो हमारा एक्ट आया है, उसने दोनों राष्ट्रगीत को और राष्ट्रगान को बराबर का संरक्षण दिया, बराबर का लीगल प्रोटेक्शन दिया और उसके वायलेशन में 3 साल की सजा का प्रावधान है, फाइन का प्रावधान है। इसलिए उसको बकायदा जो पास करने वाली संस्था थी, जो कहा जाता प्रजातंत्र का मंदिर है और लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के रूप में कहते हैं, तो कानून रूप से उसको मानने के लिए इनका केवल मॉरल अथॉरिटी नहीं है या मॉरल ड्यूटी नहीं है, इट्स अ लीगल, सोशल, पॉलिटिकल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, संवैधानिक ड्यूटी है कि इसको माने। ये आज जो है कांग्रेस ने, केवल सोनिया गांधी जी ने नहीं, खड़गे जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, ये संविधान का वायलेशन है। नेशनल डिसऑनर एक्ट सेक्शन 3 जिसका अमेंडमेंट हुआ है, उसके तहत इन्होंने संविधान को वायलेट किया है। आप खुद एडवोकेट हैं, पार्टी के खिलाफ केस होना चाहिए जी। आप खुद एडवोकेट हैं और आप, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से इस चीज को समझेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो क्या रहा है, वो मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर फैसला सुनाते हुए साफ कहा था कि गीत न गाने पर किसी दंड का प्रावधान नहीं है और देशभक्ति किसी पर जबरन थोपी नहीं जा सकती। कोर्ट ने बिझोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया था। यह कहा गया था कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय सम्मान से खड़े होना पर्याप्त है, गाना अनिवार्य नहीं है, खड़े होना है, चाहे कोई गाए न गाए, लेकिन उस मुद्रा में आना है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, वो अपीजमेंट का दौर था। अपीजमेंट पॉलिसी जो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी है, उसके तहत चलता था। गीत, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का, और नेशनल एम्बलम एक्ट है, नेशनल डिसऑनर एक्ट जिसके तहत आता है, सम्मान की बात की गई है। सम्मान की बात, अगर मैं चुपचाप खड़ा हो जाता हूं उसके सम्मान में, या अगर वो डायरेक्टली मैं सुन नहीं रहा होता, अभी टीवी के माध्यम से कहीं दूर से गाने बज रहे होते हैं, तो जिस मुद्रा में होते हैं उस मुद्रा में रहते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट इसको जस्टिफाई करता है। लेकिन डायरेक्टली आप खड़े हुए हैं तो वो गाना गाने के लिए कंपेल तो नहीं करता, लेकिन सम्मान करने के लिए कंपेल करता है। मैं आज, अभी समून जी बताएंगे, उस्मान साहब बताएंगे, इसी धरती में पलते हैं, इसी धरती का खाते हैं, इसी धरती पर रहते हैं, और उनके बच्चे आने, उनके पिछले जो उनके बाप दादा थे इसी धरती पे थे, और उसके बाद जिस संविधान ने उनको इतने राइट दिया है, आप भोजन करते हैं, हर तरह के
उसकी सुख सुविधाएं भोगते हैं ठीक है। और उसके सम्मान में आप 2 मिनट खड़े नहीं होते, ये तो लानत है। ये तो केवल ठीक है, वोट पाने के लिए समय थोड़ा कांग्रेस कम है, की आऊंगा। आज से नहीं, ओके। 1937 से नीति रणनीति है। लेकिन हाँ, बंगाल की जनता ने बंगाल को अपमान सहा नहीं, उनको उनकी औकात दिखाई है। आपके अप्रैल के इलेक्शन में जब 2 सीटें आई हैं, अब तो उन्होंने देश का अपमान किया है, बंगाल का अपमान किया है, और उसका जवाब जो है ओके आप सर, लीगली प्रशांत जी, भले बच जाए प्रशांत जी टेक्निकल जवाब आधार दूंगा। पे, ओके, लेकिन ओके, इस ठीक देश है की प्रशांत जनता जी। देगी आपको। प्रशांत जी, आपने एक बड़ा फैसला लिया और इस पे बीजेपी पलटवार है। बीजेपी का कहना है कि भाई आज भी आप जिन्ना को खुश करने में लगे हुए हैं, आज भी आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं और कुछ विशेष वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मेरा मुख्य सवाल यह रहेगा कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को क्या दिक्कत है, कहां पर दिक्कत आ रही है? धन्यवाद शीतल जी चर्चा में बुलाने के लिए, और सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। जी शीतल जी, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि आजादी का आंदोलन चला सन 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ और 1947 तक आजादी का आंदोलन चला। आजादी के आंदोलन में बहुत सारे महापुरुषों ने योगदान दिया और कांग्रेस के अंदर बहुत सारी विचारधाराएं नहीं, गरम दल रहा, नरम दल रहा। लाल बालपाल को गरम दल बोला जाता था और मोतीलाल नेहरू के पक्ष को नरम दल बोला जाता था। के बाद आगे बढ़ा, एनी बेसेंट आई, महात्मा गांधी आए, गोपाल कृष्ण गोखले आए और वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता में अडॉप्ट किया गया सबसे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन। उसके बाद उस पर बहुत सारी चर्चाएं चली और वो विचारधारा जिसने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया, 2 नेशन थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी देने वाले सावरकर, 2 नेशन थ्योरी का सपोर्ट करने वाले जिन्ना, 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में और 1941 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में मिलकर सरकार बनाने वाली मुस्लिम लीग के साथ उस समय की हिंदू महासभा, उस समय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फाइनेंस मिनिस्टर बने बंगाल के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन में चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों को ये बोलने वाले कि भारत छोड़ो आंदोलन देश के लिए ठीक नहीं है, हम आपका समर्थन करेंगे। ऐसी विचारधारा जब आज बैठ के सर्टिफिकेट दे रही है डिबेट पे, तो ये कहां तक न्यायोचित है, ये देश की जनता तय करेगी। और 1937 में जब 2 नेशन थ्योरी आई और वंदे मातरम के मूल स्वरूप के प्रति बहुत सारे लोगों ने अपनी स्वच्छंदता जाहिर की कि इसको हमारे धर्म का अपमान हो रहा है, हम इसमें कुछ छंद ऐसे हैं जो हम इनको नहीं स्वीकार करते, तो कांग्रेस ने सारे महापुरुषों ने मिलकर फैसला लिया, चाहे वो राजा गोपालचारी हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। मुझे क्योंकि मैं अपनी बात खत्म करूं, आपकी बात का जवाब प्लीज 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 और रोकूंगा क्योंकि सर, और कोई भी गलत मैसेज, कोई भी विवाद एक मिनट मैं रोकूंगा, इसलिए रोकूंगा कि क्या CWC का फैसला हम सर्वोपरि माने या फिर जो कानून बना है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन के बाद कानून बना है उसको सर्वमान्य माना जाना चाहिए? फिर तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप कानून को नहीं मान रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, कानून बना है, कानून के अंदर कहीं ये बाध्यता नहीं है। आप सम्मान करिए, आप खड़ा हो गए 2-3 मिनट पूरा बजाइए, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बजाइए, राष्ट्रीय स्तर पे बजाइए, सरकारी कार्यक्रमों में बजाइए। बात तो यहीं से शुरू हुई 15 अगस्त के दिन जो वंदे मातरम के बीच में हुआ, वो क्या था? पूरा वंदे मातरम चला 15 अगस्त के दिन, कोई दिक्कत नहीं, पूरा वंदे मातरम चला, सब लोग खड़े रहे और बिना बात का विवाद किया गया कि सोनिया गांधी जी रोक रही है, ये 85 साल के खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। अच्छा ठीक है, ओके, मैं आपकी बात को जस्टिफाई कर रहा हूं, मान रहा हूं, ठीक है, अगर वो कुर्सी मांग रहे थे तो क्या वो सही समय था सर उस समय पे? क्या वो अपमान नहीं है? क्या कोई अपमान नहीं, क्या कोई बुजुर्ग खड़ा हुआ है उसको दिक्कत हो रही है, 3 मिनट का वंदे मातरम में पूरा 6 स्टैंडा था, अगर उसके लिए कुर्सी मंगाई जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? और हमारे पार्टी का कार्यक्रम है, आपके उसको विवाद बना दो, और आपको विवाद बनाना है तो आप किसी बात पे विवाद बना सकते हो। मिड डे मील में आप भोजन तो दे नहीं पा रहे हो सरकार बच्चों को, और आप मेरा सवाल संविधान से जुड़ा हुआ था सर। राहुल गांधी हमेशा अपने भाषणों में, अपने कहीं भी रैलियों में किताब लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि भाई संविधान की रक्षा हम कर सकते हैं, लेकिन जब संवैधानिक तौर पर कानून बना है तो उसको मानना तो सबका अधिकार है ना सर, वो तो मानना पड़ेगा। मानना बिल्कुल अधिकार है। CWC ने निर्णय लिया है कि हम वंदे मातरम के 2 स्टैंडा के स्वरूप को मानते हैं, बस ये राजनीतिक फैसला, ये राजनीतिक स्टैंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और सरकार ने जो नियम पास किया है उसका पूरा समर्थन रहेगा। ठीक है, मुफ्ती शमून कासमी जी, ओके, आऊंगा सर आपके पास। एडवोकेट मोहम्मद उस्मान जी हैं, उसके बाद मुफ्ती शमून कासमी जी के पास जाऊंगा। उस्मान साहब, पहले आपसे जानना चाहूंगा, उस्मान साहब, जो भी इतिहास में हुआ है वह हम सबके सामने है, किन किन लोगों ने इसका समर्थन किया, किन किन लोगों ने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी।
वर्तमान समय में आप इसे कैसे देखते हैं, इस विवाद को? सरकार का पक्ष, उधर विपक्ष अलग कुछ बात रख रही है। कांग्रेस कह रही है कि भाई हम मात्र 2 स्टेंजाज को ही मान रहे हैं, जो 2 पैरा हैं उन्हीं को मान रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी वहां पर लिखा गया है वो किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ या किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ इसमें जिक्र हो रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक इसके उन 2 स्टैंजा का ताल्लुक है, मूल गीत वही है और जो इसके लिखने वाले थे उन्होंने भी अंग्रेजों की नौकरी की और राय बहादुर की उनको जो है खिताब मिला और उन्हीं के कहे से उन्होंने एक तरह से बात में इसका कुछ और इसमें लिखा गया, जिसको अब जोड़ने की बात की जा रही। मैं उस विवाद को नहीं सर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस उद्देश्य के साथ इसको लिखा था ताकि देश को एक सूत्र में बांधा जाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में इसको इस्तेमाल किया जाए, ये उद्देश्य था। 1882 में प्रकाशित है, इसके 2 ही स्टैंजा थे और इसमें बाद में अंग्रेजों ने उनसे जुड़वाया था। हिंदू मुसलमान के बीच एक खाई पैदा करने के लिए इसको करवाया गया था। लेकिन चलिए, मैं उस पर नहीं आना चाहता, मैं जो आज वर्तमान स्थिति है मैं उस पर थोड़ी बात कह देता हूँ। देखिए, जो है संसद गीत पर कानून बना रही है, अच्छी बात, लेकिन गौर इस पर किया जाना चाहिए, क्या इससे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अस्पताल, स्कूलों में क्या सुधरेगा? ये इसका अगर जवाब मिले तो 0 मिलेगा। देखिए, भूखा रोटी मांगता ये कोई तर्क, ये इस तर्क से मैं बिल्कुल ऐलान नहीं करूंगा सर, बिल्कुल नहीं सर। नहीं बिल्कुल, देखिए नहीं संवैधानिक, नहीं बात सुनिए मेरी, संवैधानिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, उन सबको साथ में रखना है। नहीं एडवोकेट उस्मान जी, नहीं मेरी बात सुनिए पहले। मैं आपको 2 मिनट के लिए कह दूं कि आप नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए, आप नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए और आप किताब खोलकर पढ़ना शुरू कीजिए या किसी स्कूल में जाइए, तो क्या आप कर देंगे? तो मतलब उस समय नहीं मेरी बात सुनिए, आपने ऐसी बात बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। अगर आपने नमाज पढ़ना छोड़ देंगे तो आप उस 5 मिनट में काफी सारा काम करेंगे प्रैक्टिकली, तो वो बात है ना। फिर तो हम धार्मिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को पूरी तरीके से भुला दें सर? ऐसे कैसे हो सकता है? बात ये नहीं है, बात है इसमें क्या मैं आपसे कहूं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, देशभक्ति है तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो बस यही पूरा केस है, ऐतराज भारत से नहीं है, इसमें है स्वयं ही दुर्गा, स्वयं ही लक्ष्मी। ये जो वंदना है तो इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की है, तो देश की मोहब्बत हम जान देकर करेंगे। लेकिन सर, अधिनियम जो नया कानून बना है, अच्छा में इबादत नहीं है, जो नया कानून बना है, अरे माँ है तो उसके बच्चे सब बराबर क्यों नहीं है? बिल्कुल उस्मान साहब, जो नया कानून बना है तो उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि गाना ही गाना है। बस ये बताया गया है कि भाई उस मुद्रा में आपको रहना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा, जानबूझकर किसी तरीके से वहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस। अरे हम भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि एक इसका ये होना अलग चीज है, वंदे मातरम ही देशभक्ति का प्रमाण नहीं है। इसके लिए देखिए, इसके लिए अनिवार्यता करना अलग चीज है और इसका जो है इसका गाना अलग चीज है। तो अगर संवैधानिक आधार पर बात करूं तो अनुच्छेद 25 नागरिक को अपने जमीन और मजहबी मान्यताओं के आधार पर आचरण की आजादी देता है, और कानूनी आधार पर राष्ट्र प्रेम को किसी एक गीत या प्रतीक तक हम सीमित नहीं कर सकते, और नैतिक आधार पर मोहब्बत और वफादारी इख्तियार से पैदा होती है, वो जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती। और मजहबी आधार पर इस्लाम हमारा वतन है, ओके ठीक है। मुफ्ती शमीम कासमी जी भी हैं हमारे साथ, ठीक है, आऊंगा सर आपके पास। पूर्व अध्यक्ष मदरसा बोर्ड के मुफ्ती साहब, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपने तीनों लोगों को सुना, अपने अपने पक्ष है, लेकिन मामला जो है वो संविधान और अभी जो कानून बना है उससे भी जुड़ा हुआ है। देश 1947 में आजाद हुआ और आजादी से पहले देश के लोग बगैर किसी धर्म के भेदभाव के वंदे मातरम कह के और इनकलाब जिंदाबाद कह के अपनी जानों का बलिदान देते थे और एक वाइब्रेशन उनके अंदर पैदा होता था। मैं अगर ये बात और आगे बढ़ाऊं कि तुष्टीकरण किसे कहते हैं, 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया और मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखा और इसी तरह की चीजें उनके अंदर पैदा की कि उन्हें एजुकेशन से दूर कर दें। मैं तो मतलब ये खाई पैदा की गई ना जानबूझकर सर? एक मिनट, वोट बैंक के लिए हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसों को आधुनिक एजुकेशन से जोड़ने का
जो निर्णय लिया तो उससे तमाम जितनी ये सेकुलरवाद ये लोग हैं ये बौखला गए, क्योंकि मुसलमान एजुकेशन से जुड़ जाएगा और वो वंदे मातरम, ए माँ तुझे सलाम, हम तेरी रेस्पेक्ट करते हैं, तेरी इज्जत करते हैं। और जैसा आपने अभी कहा कि डिसरेस्पेक्ट क्या है, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कर रहे थे, जिससे पूरी दुनिया ने देखा, अगर ये स्तर बिल्कुल उस मुद्रा में खड़े होते तो उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। बिल्कुल ऑब्जेक्शन इसके ऊपर है कि आपने डिसरेस्पेक्ट की है और अब आप बहाने बना रहे हैं कि साहब आप मुझे बताइए कि कितनी देर तक ये भाषण देते हैं खड़े होकर के, 3 मिनट में उन्हें परेशानी हो गई। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा जिस तरह से कांग्रेस इसे बना रही है और उन प्रतीकों का जिक्र कर रही है, उनकी तमाम ये सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है। बस जरूरत इस चीज की है कि मुसलमानों को एजुकेशन से जोड़ा जाए। जो तुष्टीकरण का फार्मूला आरएसएस और बीजेपी से डरा करके कांग्रेस ने 60 साल राज किया, उसी पे ये लोग आज भी चलना चाहते हैं। सर, मुफ्ती शमून साहब जितने भी छंद वंदे मातरम में लिखे गए हैं, जितने भी छंद वंदे मातरम के अंदर लिखे गए हैं, आने वाले दिनों के अंदर मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो है मुख्य धारा से जुड़ेगा और आप देखेंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ओके आऊंगा उस्मान साहब, समय दूंगा, पूरा समय दूंगा सर आपके पास। बिल्कुल गलत उस्मान साहब नहीं, एक मिनट बीच में मत बोलिए, पूरा समय दूंगा। मुझे पूरा यकीन था उस्मान साहब, मुझे पूरा यकीन था बीच में बोलेंगे। उस्मान साहब, मुझे पूरा यकीन था बीच में बोलेंगे सर। आवाज डाउन कीजिए जरा डॉक्टर एडवोकेट शैलेंद्र जी, 10 सेकंड लूंगा सर, मेरे पास बहुत कम समय है, सबके पास फिर से जाना है। आखिरी कमेंट आपका सर। प्रताप सिंह जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से अपीजमेंट पॉलिसी कांग्रेस की एक 1937 या 35 या आजादी के बाद, आजादी से पहले, उसी पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। और मैं हमारे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से सहमत हूं कि मुसलमान इंजीनियर न बने, मुसलमान डॉक्टर न बने, मुसलमान प्रोफेसर न बने, वो केवल मदरसे में घुसा रहे, मस्जिद में घुसा रहे, उसके बाहर न निकले, हर 5 साल में निकले और कांग्रेस को वोट देके चला जाए। तो जरूरत क्या पड़ी कि इतने पुराने मुद्दे को, जब इतने बड़े लोगों ने इसको लेकर अपनी बात रखी है, तो आप फिर शिक्षा को बेहतर कीजिए, सुरक्षा को बेहतर कीजिए, स्वास्थ्य को बेहतर कीजिए। शिक्षा यही आरोप तो विपक्ष लगा रहा है ना। गुजर रही है। आईआईटी की जितने आप देख लीजिए, जो 6 आईआईटी छोड़ गए थे, आज उससे 15 ज्यादा आईआईटी हैं। एम्स देख लीजिए, 2 एम्स, एक एम्स छोड़ के गए थे वाजपेयी सरकार ने, मोदी सरकार ने 18 एम्स दे दिए हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय दोनों में ही, तीनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतरीन काम कर रही। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मैं शर्मा जी बताऊं आपको, जब 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया, आज का मैटर थोड़ी है, 1950 में इसको अडॉप्ट कर लिया था और कांग्रेस के ही लोग थे। और उसमें क्या मूर्ख लोग बैठे थे कौन असेंबली में? आप अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी का अपमान कर रहे हैं, सिन्हा जी का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस स्वयं जवाहरलाल नेहरू से प्रधानमंत्री थे, उनका भी अपमान कर रही है। तो कांग्रेस की तो थूक के चाट की आदत है कि अपने को भूल जाना। गरीबी का नारा देते हैं, गरीबी दूर के, आज तक गरीबी दूर पाए। जब मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था की, आय उनकी बढ़ गई, अच्छा काम कर रहे हैं, भारत ग्लोबल स्थिति में मौजूद पोस्टिंग है, तो आज इनको सबको दिख रहा है कि प्रशांत जी सवाल ये है, कहां जा रहा है। ओके ठीक है, समय नहीं है मेरे पास उतना सर। भारत के नागरिक को भी सद्भाव बढ़ रहा है और ये जिस तरह की क्रिएटिव आर्टिफिशियल क्रिएशन किया जा रहा है, तो आज का हमको लगता है कि हमारे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इस चीज को समझते हैं, प्रशांत जी समझते हैं, देश हित को समझते हैं और धर्म को समझते हैं। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। ओके शैलेंद्र जी, उनका चिंतन, उनकी पूजा से बड़ा कोई आरती नहीं है। तो अपनी माँ के बंधन करना, इसमें कौन सा गुनाह है? ओके, इतना समय नहीं दे सकता सर। प्रशांत जी जवाब दीजिए, पूर्व अध्यक्ष मदरसा बोर्ड के हैं, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक बना रही है और आजादी से लेकर अभी तक बनाया गया है और आगे भी यही काम है। तो क्या वाकई में कांग्रेस पोलराइजेशन की राह पर चल पड़ी है? 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, आज 100 साल पूरे हो गए। नमस्ते सदा वत्सले गाते हैं, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान नहीं गाया। 1900 मैंने आपको बताया, आजादी के आंदोलन में बैठे शैलेंद्र भैया से पूछ लीजिए कि इनके कौन से ऐसे ऐतिहासिक फिगर रहे हो, लीडर रहे हो जिन्होंने आजादी के आंदोलन में, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था शैलेंद्र जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, बीच में ऐसे कौन से ऐसे लीडर रहे जिन्होंने राष्ट्रगीत गाते हुए, वंदे मातरम गाते हुए लाठी खाई और जेल गए? चिड़िया पे बैठ के वहां क्या नाम है, जेल से निकलने वाले जो माफी वीर सावरकर जी थे, जिनके पोते आज पूना में केस लड़ रहे हैं और बरसा रहे हैं,
कि प्रशांत जी, क्या आपने लाठी खाई? सावरकर को पढ़े। एक मिनट शैलेंद्र जी, प्रशांत जी, क्या आपने भी लाठी खाई आंदोलन में? सावरकर को पढ़िए। एक मिनट शैलेंद्र जी, हमारे पुरखों ने खाई, बिल्कुल खाई। आपके पुरखों ने खाई, इसका क्या मतलब है? हम देशभक्त नहीं है क्या? इसका क्या मतलब है? हम देशभक्त नहीं है क्या? आप और मैं देशभक्त नहीं है क्या? आपके पूर्वज में आपके नहीं, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है क्या? कमाल करते हैं सर आप। मतलब हम देशभक्त नहीं है? कांग्रेस बिल्कुल अग्रणी पक्ष था आजादी के आंदोलन में, सबसे अग्रणी। ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। एक मिनट, होता क्या नहीं है? एक मिनट, ऐसे नहीं। खाली मौका देंगे और दूसरे पक्ष को बताएंगे आपके सर्टिफिकेट से नहीं चलेगा। कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन कॉन्स्टिट्यूशन के सर्टिफिकेट चलाई जी, हम तो कह रहे हैं संविधान को मानिए। ओके, उस्मान साहब जवाब देना चाहते हैं आप? आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास। अनम्यूट कीजिएगा सर, बोलिए। हाँ। हम नहीं चाहते इसमें इतिहास बदला जाए। 1937 में टैगोर जी ने खुद कहा था, बाद के पदों में देवी स्तुति है, सबको मंजूर नहीं है। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष जी, मौलाना आजाद, सबने 2 अंतरे स्वीकारे और यही इसके मूल थे, वही तय किए गए। 1950 में राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में उसी रूप को राष्ट्रगीत माना। सर, समय के साथ परिस्थितियां भी बदलती है ना सर। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय नहीं है। एडवोकेट शैलेंद्र जी, प्रशांत जी, मुफ्ती शमून जी, एडवोकेट उस्मान जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। देखिए, वंदे मातरम पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि हम वंदे मातरम के मात्र 2 छंद ही गाएंगे, उसके बाकी जो छंद है वो हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं गाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पहले से भी कर रही थी और आज भी कर रही है। किसी विशेष वर्ग के वोटर को खुश करने के लिए यह काम किया जा रहा है। अब दोनों के बीच टकराव भी, लेकिन इसके साथ साथ बाकी अन्य मुद्दे भी ग्राउंड पर हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। युवाओं से जुड़े मुद्दे, रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार, बाकी तमाम मुद्दे जो हैं वो वैसे के वैसे ही धरे पड़े। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।